Welcome to our YouTube channel Sociology Sense। तो बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाजार एक सामाजिक संस्था है। अब यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है गहराई में ये व्यक्ति घुसता हुआ जा रहा है। इनके जैसे जैसे रास्ता आगे होता जा रहा है वैसे वैसे ही उसकी गहराई बढ़ती जा रही है। ठीक इसी प्रकार से आज हम इस चैप्टर को भी गहराई से समझेंगे और ये काम पॉसिबल तब हो पाएगा जब आप लोगों का भी सहयोग मेरे साथ चलेगा, यानी कि मेरे एफर्ट तभी सक्सेस होंगे जब आपके एफर्ट भी मेरे साथ चलेंगे। तो अब हम आज अपने इस चैप्टर को कंटिन्यूटी में करते हैं, जिसमें इसका नेक्स्ट हेडिंग है, क्योंकि इससे पहले हम मीनिंग ऑफ मार्केट कर चुके हैं कि बाजार का अर्थ क्या होता है। आज हमारा जो सेकंड है सब टॉपिक इस चैप्टर का वो है बाजार एवं अर्थव्यवस्था पर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। बच्चों इस चैप्टर में मैं आपको थोरोली नॉलेज दूंगी, यानी कि जो भी चैप्टर में लिखा हुआ है ठीक उसके अकॉर्डिंग आपको हर लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, एग्ज़ाम अभी दूर हैं, और जब हम किसी भी चीज़ की थॉरोली स्टडी कर लेते हैं तो हमें किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए हम इसमें जो सेकंड सब टॉपिक है बाजार एवं अर्थव्यवस्था, यानी कि मार्केट और इकोनॉमी। आप लोगों को पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बाजार पर ही टिकी होती है। यानी कि मार्केट हमारी अगर ज़्यादा डेवलप्ड है तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है उससे। तो इसके ऊपर अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, यानी कि जितने भी सोशोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी दृष्टिकोण दिया है, परिप्रेक्ष्य रखा है, अपने विचार दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एडम स्मिथ, जो सभी समाजशास्त्रियों में इकोनॉमी के मामले में सबसे एडवांस माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है अर्थव्यवस्था का, जिसके कारण इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी फेमस हैं। जैसे ये राजनीतिज्ञ हैं बहुत अच्छे, इनके पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छे तरह से ज्ञान है। सेकंड है अर्थशास्त्री, यानी कि जब इकोनॉमी का इनको ज्ञान है तो अर्थशास्त्री तो होंगे ही, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अध्ययन जो है इकोनॉमी पे किए हैं कि आज की आधुनिकता में, यानी कि इकोनॉमी मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह से अपना स्थान स्थापित करती है एज ए कंपेयर अर्लियर टाइम, यानी कि प्राचीन समय की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो आधुनिक समय में किस रूप में परिवर्तित हुई है उसकी ये बात करते हैं। इससे नेक्स्ट इन्होंने अवधारणाएं दी हैं। इनकी जो मेन अवधारणा है वो है अदृश्य हाथ, यानी कि इनविजिबल हैंड, जिसको इन्होंने खुली बाजार व्यवस्था के रूप में भी प्रकाशित किया है, और जिसे फ्रांसीसी भाषा में लेस फेयर भी बोलते हैं। तो इन्हीं के को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि दिलाने वाली रही, क्योंकि इनके द्वारा ही इन्हें काफ़ी व्याख्या मिली, काफ़ी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि इन्होंने किसी भी राष्ट्र की जो वेल्थ है, इनकी धनराशि है, वो किस तरह से बढ़ती और घटती है उसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है, जिसके कारण इनकी ये बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत अच्छी तरह से चरम सीमा को पा सकी है। इसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम एडम स्मिथ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एडम स्मिथ मेनली हैं कौन। जैसे ये राजनीतिज्ञ भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। इनका जन्म 1723 में हुआ और ये एक्सपायर 1790 में हुए। एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड के द्वारा ये बताया है कि कोई भी मार्केट जो है
कंट्रोल होती है इकोनॉमी के द्वारा, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल हैंड होता है मार्केट में जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। एक शहंशाह भी बोल सकते हैं कि जिसका सभी के ऊपर एक कंट्रोल होता है। इसी तरह से हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में कुछ लोग एक इंडिविजुअल हैंड की तरह अपना सहयोग देते हैं, जिससे वो दिखाई तो नहीं देते लेकिन कंट्रोल उनका पूरी इकोनॉमी पे होता है। और ये तो आपको पता ही है कि इनकी फेमस बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस रही। एडम स्मिथ जो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ का अर्थ जानते हैं कि यानी कि जो पॉलिटिशियन हैं, जो कि पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं। अब पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब यहाँ पे आप पिक्चर पे ध्यान दीजिए कि सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है सोसाइटी यानी कि समाज। कोई भी पॉलिटिक्स कहाँ चलती है, समाज के ऊपर ही चलाई जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, सोसाइटी के द्वारा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बाय पीपल्स ही होती है, यानी कि जो चुनाव है लोगों द्वारा ही किया जाता है किसी भी नेता का, तो जिसके कारण वो डेमोक्रेटिक होती है। लेकिन सबसे पहले वो जुड़ी किससे होती है, सोसाइटी से। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आप अपने इलेक्शन प्रोसीजर को ध्यान में रख के इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे किस प्रकार से इलेक्शन होते हैं, किस प्रकार से चुनाव होता है और वो चुनने वाले कौन लोग होते हैं। अगर ये बातें आपको इधर उधर से आपको समझ में आ जाती है तो ये चीज़ आपको समझ में ऑब्वियसली आ ही जाएगी। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप। अब यहाँ पे सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों तैयार है अपना अपना कार्य करने के लिए। इनकी गवर्नमेंट कौन सी बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, ये किसके हाथ में है, सोसाइटी के। तो दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो कब नज़र आता है, जब कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है, पावर, यानी कि किसको वो हुकूमत मिली है कि वो पूरे राष्ट्र को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सके, सिस्टम को चला सके। और इसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो पावर है उसका मेन जो सोर्स होता है वो इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी के द्वारा ही कोई भी वर्ल्ड पर हुकूमत कर सकता है। जिस प्रकार से पहले जो थी डेवलप्ड कंट्री वो थी यूएसए, लेकिन कोरोना के कहर के कारण वहाँ इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई है कि अब हम ये नहीं मान सकते कि वो वर्ल्ड पावर है। आने वाले टाइम बताएगा कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आएगी। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्री क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी पे, इनकी पैसे के लेन देन पे, मार्केट में जो लेन देन होता है वो किस द्वारा होता है, कैसे होता है और वो क्या संबंध स्थापित करता है, इसका बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जिसके कारण इनको अर्थशास्त्री भी कहते हैं, यानी कि इकोनॉमिस्ट भी हैं ये बहुत अच्छे। अब यहाँ फिगर में देखिए, एक पैमाने के द्वारा आपको ये दिखाया गया है कि जो स्क्रू है उसमें कितने कॉइन्स आ सकते हैं। इनकी एक मापन है कि किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है और किस तरह से घट रही है और उसके द्वारा समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन्हीं पे इन्होंने अध्ययन करते हुए अपना कॉन्सेप्ट दिया है अदृश्य हाथ। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देखिए एक हाथ आपको नजर आ रहा है जो है अदृश्य, इनकी इंडिविजुअल हैंड है, हमें नहीं पता कि वो किसका है, क्योंकि हम किसी के फेस द्वारा ही ये पता लगा सकते हैं कि ये हाथ किसका है, लेकिन यहाँ पर कोई फेस हमें नज़र नहीं आ रहा, जिसके कारण एडम स्मिथ जी ने इसे इनविजिबल हैंड कहा है, अदृश्य हाथ कहा है। इनकी एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी इकोनॉमी को बदलने के लिए अपना भरपूर सहयोग देता है,
यानी कि जैसे अब यहाँ पर फैक्ट्री है, फैक्ट्री अगर चल रही है तो उससे क्या है, इकोनॉमी बढ़ रही है, और इकोनॉमी जब बढ़ रही है तो जो सिटी है यानी कि शहर है उसमें भी विकास हो रहा है। और हो किसके द्वारा रहा है, ये इंडिविजुअल यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा जो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा, इनकी वो अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो राष्ट्र के लिए क्यों करेगा। यहाँ बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन कि वो राष्ट्र के लिए नहीं कर रहा। लेकिन जब हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए कोई भी कार्य करता है तो उसके प्रयास जब बहुत अच्छी तरह से उभर कर सामने आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली राष्ट्र का भी विकास कर देता है। यानी कि फायदा उसने अपना किया था, लेकिन उससे विकास क्या है, पूरे राष्ट्र का होता है, पूरी सोसाइटी का होता है। वो किसका के द्वारा, टैक्स के द्वारा। प्रत्येक व्यक्ति टैक्स पे करता है जिससे कि राष्ट्र को सहयोग मिलता है। अब क्योंकि जब सरकार के पास पैसा का लेन देन होता है तो वो किसके द्वारा होता है, टैक्स के द्वारा ही उसके पास पैसा आता है। तो यहाँ पर ये अदृश्य हाथ एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक अदृश्य पर्सन होता है, व्यक्ति होता है जो अपने फायदे के लिए कोई भी कार्य करता है। जैसे मुकेश अंबानी का ही अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलें कि उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई। उन्होंने फैक्ट्री तो अपने फायदे के लिए लगाई है ना, इनकी उससे जो टर्नओवर आती है वो उन्होंने अपने फायदे के लिए लगाई, जिससे क्या है, इकोनॉमी बढ़ी। लेकिन उस इकोनॉमी यानी कि जो पैसा उनके पास आया उसका कुछ हिस्सा उन्हें किसको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार उस पैसे का क्या करेगी, सरकार अपने राष्ट्र के विकास के लिए उस पैसे को लगाएगी। तो ये देखिए कि पैसा कहाँ से आया था और किसके लिए वो यूज हुआ। तो ये क्या है, अदृश्य हाथ। इसको हम और अच्छी तरह से मीनिंग के साथ एक्सप्लेन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। फिलहाल हम इसे खुली बाजार व्यवस्था के तौर पर समझते हैं कि जो अदृश्य हाथ है वो कार्य तब अच्छी तरह से कर पाता है जब खुली बाजार व्यवस्था उसे प्राप्त हो। यानी कि वो जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल फ्री होकर करे, यानी कि जो भी मार्केट में वो कार्य करना चाहता है वहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल ना हो, जिसके कारण वो खुले विचार से अपने काम को जैसे बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा पाए। इसके बाद है लेसे फेयर, खुली बाजार व्यवस्था या मुक्त बाजार, जिसे फ्रांसीसी भाषा में लेसे फेयर कहते हैं। यानी कि हस्तक्षेप न होना, किसी भी तरह का कोई भी बाधा सरकार किसी भी व्यक्ति के कार्य में न डाले, जिसके कारण वो फ्री माइंड से अपने कार्य को आगे बढ़ा सके, उसको अग्रसर बना सके, डेवलप कर सके। यहाँ पर पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पर कुछ नीति इसी तरह की पाई जाती है, जिसके कारण जो सिटी है या राष्ट्र है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरह का नज़र आता है जैसे आपको लेसे फेयर की पिक्चर में नज़र आ रहा है। कारण क्या है कि वहाँ पर मुक्त बाजार है, खुली बाजार व्यवस्था है, वहाँ पर प्रत्येक चीज़ ओपन। अब यहाँ पर देखिए आप खुली बाजार व्यवस्था में आपको हर बोरी का मुंह खुला हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है, जिसके कारण आप किसी में से भी ओपनली उठा सकते हैं। ये क्या है, खुली बाजार व्यवस्था, जहाँ पर एक रुकावट ना हो, एक बाधा ना हो। अगर मैं इन बोरी का मुंह बंद कर देती हूँ तो आपको नज़र ही नहीं आएगा कि किस में कौन सा सामान है, लेकिन यहाँ पर सब ओपन है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे ढंग से देख पाते हैं कि किस में कौन सा है और आप अपनी मर्जी से उसको चूज कर पाते हैं और ले पाते हैं। तो इसी तरह से हमारी बाजार व्यवस्था भी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यू पॉइंट को साथ लेके चले और अपने कार्य को आगे बढ़ा सके।
यहाँ पर अदृश्य हाथ को आपको पिक्चर के द्वारा समझाया गया है कि एक व्यक्ति के हाथ में किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी का होना, यानी कि जो ग्रोथ है राष्ट्र की या देश की, वो क्या है, एक व्यक्ति के द्वारा होती है। यानी कि एक अदृश्य हाथ अपना इन्वॉल्वमेंट देता है या सहयोग देता है राष्ट्र के लिए, तो वो क्या है, अदृश्य हाथ। यानी कि अदृश्य हाथ एक व्यक्ति। अब आप इस पिक्चर के द्वारा अदृश्य हाथ को बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। कई बार क्या मोस्टली पूछी जाती है, या तो ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है या ये 3 मार्क्स में भी कई बार आ जाती है। तो इस तरह से आप, यानी कि एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है अदृश्य हाथ। और दूसरा क्या है, हम बाजार की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इकोनॉमी भी आ जाती है, अर्थव्यवस्था आ जाती है। तो जब एक व्यक्ति अपने फायदे को बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का भी फायदा करता है, तो वो क्या है, अदृश्य हाथ है। यहां तक क्लियर है। अब हम इसे विद लाइन के अकॉर्डिंग मीनिंग को स्पष्ट करेंगे कि अदृश्य हाथ को हम एग्जैक्ट किस प्रकार से लिख सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने फायदे के लिए कोई कार्य करता है और जिससे प्रत्यक्ष रूप से समाज को भी फायदा हो जाता है, तो यह अदृश्य हाथ कहलाता है। तो ये 2 लाइन में आप बहुत इस अच्छे ढंग से अदृश्य हाथ का मीनिंग क्लियर कर पाएंगे। आई होप आपको ये बहुत आसान लैंग्वेज लगी है और समझ में भी आ रही होगी। नेक्स्ट है लेसे फेयर। अब यहाँ पर पिक्चर में ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, वो क्या है, बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ है, कोई किसी भी तरह से उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वो अपनी मर्जी से किसी भी तरह से अपने फ़ोन को यूज कर रहा है। और दूसरा, यहाँ पर अगर उसका बिजनेस है तो वहाँ पर भी कोई उसको इंटरफेयर नहीं कर रहा, यानी कि वो किसी भी तरह से फ्री माइंड से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। तो लेसे फेयर भी वो है जहाँ पर बाजार को हस्तक्षेपित नहीं किया जाता, इनकी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं होता और बाजार को अकेला छोड़ दिया जाता है, जिसे लेसे फेयर कहते हैं या खुली बाजार व्यवस्था कहते हैं, यानी कि आजाद छोड़ देना। अब यहाँ पर एक मूवी का जो पिक्चर है वो दिखाया गया है आजाद, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कि मैं आजाद हूँ। आजाद का मतलब क्या है, हर तरह से फ्री होना, इनकी स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होकर कोई भी कार्य करना। तो खुली बाजार व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होकर व्यापार कर सकता है, जिस पर सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यानी कि सरकार किसी भी तरह से कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती, जिसके कारण इसे मुक्त व्यापार व्यवस्था भी कहा जाता है। मुक्त यानी कि हर तरह से बंधन मुक्त होना, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली बाजार व्यवस्था कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में दोराई गांव का एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार। अभी तक हमने मार्केट की बात की है और इकोनॉमी की बात की है, यानी कि बाजार को एक आर्थिक संस्था के तौर पर समझा है। अब हम यहाँ पर लेसन की जो हेडिंग है कि बाजार एक सामाजिक संस्था, अब हम उसकी ओर मुड़ते हैं कि वो सामाजिक संस्था किस प्रकार से है, जिसके लिए अल्फ्रेड गेल ने छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में दोराई गांव का अध्ययन किया है। अल्फ्रेड गेल मानव शास्त्री हैं, यानी कि मानव शास्त्री वो होते हैं जो जनजातियों का अध्ययन करते हैं, आदिवासियों का अध्ययन करते हैं, जिसके कारण ये मानव शास्त्री कहलाते हैं। मानव शास्त्री को इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ 3 चीजें आपके सामने हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ को मैप में देखते हैं। जो ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है लंबाई में, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। जिसके ऊपर क्या है, मध्य प्रदेश नजर आ रहा है और नीचे उड़ीसा।
और बिल्कुल जो टेल है यानी कि पूंछ में आंध्र प्रदेश। और इन तीनों के बीच में जो आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अब आते हैं बस्तर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है बस्तर, वो जो येलो आपको नजर आ रहा है, यानी कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है ब्लू ब्लू के बीच में जो येलो कलर है, पीले रंग में जो आपको नजर आ रहा है वो है बस्तर। और बस्तर में दोराई गांव, तो दोराई गांव का जो अध्ययन किया है एल्फ्रेड गेल ने किया है। इन्होंने भी आधुनिकता के तौर पर आदिवासी लोगों का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से उनका रहन सहन होता है, किस प्रकार से उनकी बाजार की व्यवस्था होती है, इनकी किस प्रकार से उनकी आर्थिकी के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पर मेन रहता है एक साप्ताहिक आदिवासी बाजार, जिसके आधार पर ये हेडिंग पूरा हमें क्लियर करना है। तो साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब है कि 7, आदिवासी मतलब जनजातियां, बाजार मार्केट, ठीक है। तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बस्तर है और बस्तर में दोराई गांव, और दोराई गांव का जो अध्ययन किया है वो एल्फ्रेड गेल ने किया है। एल्फ्रेड गेल ने जो अध्ययन किया है वो दोराई गांव का किया है। और जो दोराई गांव है वो क्या है, हरियाली से युक्त है, इनके चारों तरफ ग्रीनरी है। जो रास्ते हैं वो बहुत कच्चे हैं, यानी कि सड़कें वहाँ पर पक्की नहीं बनी हुई। जो लोग हैं वो इतनी आसानी से एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, क्योंकि जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, जिसके कारण वो हर रोज नहीं मिल सकते। तो मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो होना ही चाहिए ना, तभी आप किसी के पास जाना चाहोगे, भले ही उसमें बंधन हो, कोई अड़चन आ रही हो। लेकिन अगर कोई ओकेजन है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके सामने मौका रखा जाए कि आपको वहाँ जाना है, तो कितनी भी रुकावटें आए आप वहाँ जाने की ठान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एरिया से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक दूसरी जगह पे जाना काफ़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि रास्ते ही नहीं है, तो जाएंगे कैसे, जिसके कारण एक ओकेजन की ज़रूरत पड़ती है। ये आदिवासी घर हैं, यानी कि इनके घर को देख के पता चल रहा है कि जो इनकी आर्थिकी है वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि घर जो है वो भी पक्के नहीं बने हुए, जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी कमज़ोर है। इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही कम लेवल पर है, कि ये जो अपने घर का गुजारा है काफ़ी मुश्किल से कर पाते हैं, जिसके कारण ये गरीबी रेखा में आते हैं और अपने घर का गुजारा करने के लिए अलग अलग सोर्स ढूंढते हैं। आदिवासी परिवेश भी है, यानी कि इनका रहन सहन जैसे इनकी आर्थिकी है उसी के आधार पर इनका रहन सहन भी रहता है, कि इनके घर जो है वो कच्चे हैं, मकान की छतें इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी भी सीजन में मुकाबला कर पाएँ, कि हर सीजन में अलग अलग कुदरती जो है समस्याएं आती हैं। तो ये भी इनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या है। अब जो मेन हमारा टॉपिक है वो है आदिवासी बाजार, जिसको हमने बहुत अच्छे ढंग से समझना है। अब आदिवासी बाजार भी उसी के अनुसार होगा जैसे आदिवासी परिवेश, यानी कि हमने देखा कि आदिवासी घर किस प्रकार से हैं, उनके रहने का ढंग किस प्रकार का है। रहने के ढंग में आता है कि वो किस प्रकार के घर में रहते हैं, किस प्रकार के कपड़े वो लोग पहनते हैं, उपभोग में क्या क्या चीज़ें वो लाते हैं, उनके खाने में क्या क्या सामान होता है। तो आदिवासी बाजार मेनली जो है खाद्य सामग्री से निर्मित होता है, क्योंकि इन लोगों के पास जो जंगल में सामान होता है वही बेचने के लिए होता है, और उसके बदले में
ये सामान अपना घर चलाने के लिए लेते हैं तो वो बाहरी लोगों से ही ले सकते हैं, जो इनके जंगल में इन्हें प्राप्त नहीं होता। तो आदिवासी बाजार वो बाजार है जहाँ पर वस्तुओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। इनके बाहरी लोगों से ये सामान लेते हैं और अपने सामान को ये बाहरी लोगों को बेचते हैं, और जो सामान बेचते हैं उसके बदले में जो इन्हें पैसा मिलता है उसी पैसे से ये बाहरी लोगों से सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्चर में कुछ अलग सा नज़र आ रहा है कि जो व्यक्ति हैं उनके पास जो सामान है उनकी वैरायटी लगभग एक जैसी है, और वो है खाद्य सामग्री से संबंधित। इनके जंगल में सभी के लिए सामान एक जैसा होगा, कहीं पर किसी चीज़ का पेड़ है तो कहीं पर किसी चीज़ का पेड़ है, और उसी के सामान से ये अपने घर को चलाते हैं। मेनली इनका जो रहता है बेचने के लिए वो रहता है कृषि पर आधारित सामान। जैसे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आदिवासी बाजार में शामिल कौन कौन लोग होते हैं। स्थानीय लोग तो होते ही हैं, स्थानीय इलाके से लगते हुए लोग भी होते हैं, साहूकार भी होते हैं और ज्योतिषी भी होते हैं। सभी तरह के विशेषज्ञ भी होते हैं जो इस बाजार में शामिल होते हैं। जनजातीय व गैर जनजातीय व्यापारी भी होते हैं, वन अधिकारी भी होते हैं। क्योंकि आदिवासी बाजार ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित होता है, वो लोग कुछ सामान बेचते हैं तो साथ ही कुछ सामान खरीदते भी हैं, जिसके कारण उनके बाजार में शामिल होने वाले ये सभी लोग होते हैं। इनके जनजातीय लोग तो होते ही हैं, साथ ही साथ गैर जनजातीय व्यापारी भी होते हैं, जिनमें ज्योतिषी भी होते हैं, साहूकार भी होते हैं जो सामान देने के साथ साथ लेने भी आते हैं, और स्थानीय इलाके से जो लगते हुए हैं वो लोग भी वहाँ पर आते हैं। और वन अधिकारी जो वहाँ पर वन का काम करते हैं, यानी जंगल के जो ऑफिसर हैं वो लोग भी वहाँ पर सामान लेने और देने आते हैं। तो जिसके कारण आदिवासी बाजार मेनली कृषक या खेतीहर से रिलेटेड होता है, क्योंकि इनके पास जो सामान है बेचने के लिए वो खेती से रिलेटेड ही होता है। इससे अधिक ये बाहरी सामान, यानी कि जैसे फैक्ट्रियों में हम कोई सामान तैयार करते हैं वो प्रक्रिया इनके पास नहीं होती। ये इतने एडवांस लोग नहीं होते कि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई सामान तैयार करते हैं। ये खुद ही मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के द्वारा ही ये किसी भी प्रकार का सामान तैयार करते हैं। तो इसमें इनकी मेहनत जो है कृषि से रिलेटेड होती है। ये खेती करते हैं और खाद्य जो उत्पाद होते हैं उन्हीं को ये लोग बेचते हैं, जिसके आधार पर ये कई बार पशुओं का भी मेला लगाते हैं। इनके जो साप्ताहिक हाट होते हैं उनमें जो पशु है उनको भी महत्व दिया जाता है, यानी कि उनको भी बेचा और खरीदा जाता है, जिसके द्वारा इनकी इकोनॉमी प्रभावित होती है। साप्ताहिक हाट या मेले के द्वारा ही ये सब कार्य ये लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी लेडीज आपको नजर आ रही है। अब जब कोई मेला होता है, ये नहीं कि वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर स्थान से ही लोग आते हैं, नहीं, अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो जो बात हम मेनली इस टॉपिक में समझना चाहते हैं, इनकी सामाजिक संस्था वो यहाँ पर साप्ताहिक हाट या मेले के द्वारा आपको स्पष्ट हो जाती है। वो कैसे? सामाजिक संस्था कब तैयार होती है? जब हम सामाजिक तौर से आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता के लिए तैयार रहते हैं, तो वहाँ पर एक संस्था का रूप तैयार हो जाता है। तो साप्ताहिक हाट या मेले में भी सभी लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं स्पेशली, यानी कि वो लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करने के लिए आते हैं, गप्पे लड़ाने के लिए आते हैं, और अपने बच्चों की मैरिज का प्रपोजल भी वहीं पर आकर वो तय करते हैं। तो साप्ताहिक आधार पर, यानी कि ये नहीं कि ये लोग डेली
आते हैं या डेली बाजार लगता है? नहीं, सप्ताह में एक ही दिन ये बाजार लगता है जहाँ पर ये लोग आपस में मिलते हैं, अपने मन की बात करते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। और एक यही स्थान होता है जहाँ पर हर जगह से, यानी कि सभी जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होती हैं। जो एल्फ्रेड गेल हैं उन्होंने गौंड जनजाति का मेनली अध्ययन किया है और उसी अध्ययन के आधार पर इन्होंने देखा है कि जो बाजार है वहाँ पर उच्चता और निम्नता काफ़ी सीमा तक पाई जाती है। यानी कि जो सामान है वहाँ पर उच्च तबके से रिलेटेड भी होता है और निम्न तबके से संबंधित भी होता है। यानी कि जैसी भी लोगों की आर्थिकी होती है उसी के अनुसार वो वहाँ से सामान खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं, जिसके कारण वहाँ पर एक जातीय भेदभाव भी खड़ा हो जाता है। एक असमानता भी यहाँ पर उन्होंने देखी है कि जिसके कारण लोगों में एक भेदभाव की प्रवृत्ति भी आई और उन्होंने इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो किसी भी ट्राइब में जाकर वहाँ रहकर इनके सहभागी निरीक्षण द्वारा कोई भी अध्ययन करते हैं। तो एल्फ्रेड गेल ने भी कुछ इसी प्रकार से अध्ययन किया है कि वो गौंड जनजाति में रहे हैं और वहाँ पर रहकर उन्होंने ये अध्ययन किया है कि वहाँ पर लोगों का आपसी व्यवहार कैसे है, मेल मिलाप वो किस प्रकार से करते हैं, किस ओकेजन पर वो इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर जो बाजार है वो मेल मिलाप का यानी कि सामाजिक संस्था के तौर पर हमारे सामने आता है कि सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है और वहीं पर लोग आपस में मेल मिलाप करते हैं, जिससे बाजार को एक आर्थिकी के आधार पर न देखकर सामाजिकता के आधार पर देखा गया है कि बाजार का जो जरिया है, बाजार के द्वारा लोग आर्थिकी ही कमाने नहीं आते बल्कि सामाजिक संबंधों को भी बढ़ाने आते हैं, जिसके कारण इनके लिए जो बाजार है वो एक सामाजिक संस्था के रूप में कार्य करता है। इनके लिए बाजार की जो महत्ता है, इनकी जो महत्व है मार्केट का, वो सामाजिकता के आधार पर है। सामाजिक हाट या मेले को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सामाजिक हाट प्राचीन समय के बाजार होते थे। इनकी ये बाजार आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन होते थे, जहाँ स्थानीय लोग आपसी मेल मिलाप करने के साथ साथ अपनी कृषि उपजों तथा जंगल से लाए गए पदार्थों, जैसे अब जंगल में लकड़ी बहुत मिल जाती है, वहाँ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, उन्हीं के सामान को ये लोग बेचते हैं और अपने घर का गुजारा करते हैं। जैसे बांस की टोकरी बनाते हैं, इमली और तिलहन बेचते हैं, ये लोग को व्यापारियों को बेचते हैं और इन्हें व्यापारी क्या करते हैं, इनसे खरीदकर दोबारा से कस्बों में जाकर वो भी बेच देते हैं। और ये लोग अपने सामान को बेचने के बदले में उनसे पैसों से जो जरूरी सामान है वो खरीदते हैं, जैसे बर्तन हो गए, चाकू, नमक या खेती के औजार, क्योंकि इनके लिए जो मेनली आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो ही ये लोग खरीदते हैं। दूसरी क्या है, उपभोग की वस्तुएं भी ये लोग खरीदते हैं, जैसे चूड़ियाँ हो गई, गहने हो गए, कपड़े हो गए, इनकी अपनी साज सज्जा का सामान भी औरतें यहाँ से खरीदती हैं। तो साप्ताहिक हाट में लोगों के आने का कारण सामाजिक संस्था के रूप में कब ये बाजार समझा जाएगा, जब लोगों के आने का कारण हमें पता चलेगा कि लोग बाजार में आते क्यों हैं, इनकी सामाजिक किस प्रकार से हम कह पा रहे हैं इसको। तो सबसे पहले है सामाजिक कारण, जिसके द्वारा अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप कर पाते हैं ये लोग, कि बाजार में आए जरूर हैं लेकिन किस लिए आए हैं, अपने संबंधियों से मिलने के लिए, मेन मकसद इनका ये होता है। दूसरा क्या है कि जो इनके बच्चे हैं, इनके लड़के लड़कियां जो शादी के लायक हो चुके हैं, यहीं पर ये लोग उनकी शादी तय करते हैं। और जैसे आज हम
किट्टी पार्टी करते हैं, तो इन लोगों के लिए गप्पे मारने का जो स्थान होता था वो साप्ताहिक हाट या मेले ही होते थे। और दूसरे भी जो एक्टिविटी है जिससे ये मनोरंजन कर पाते हैं वो भी कहाँ पे आकर करते हैं, साप्ताहिक बाजार में। तो जिसके कारण जो बाजार है वो बाजार ना होकर एक सामाजिक संस्था है। अब आते हैं कि जैसे जैसे दौर बढ़ा तो ये नहीं कि समय चेंज हुआ तो इनकी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं कि जब फैमिली में 2 मेंबर होते हैं तो जीवन शैली कुछ और होती है, और जब 3 हो जाते हैं तो जीवन शैली कुछ और हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से इनका भी जीवन बदला। वो कैसे बदला? जो है हमारा 4th पॉइंट, उपनिवेशवाद और साप्ताहिक बाजार। उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिशर्स का आगमन। जब ब्रिटिशर्स आए हैं यानी कि अंग्रेजों ने भारत में आगमन कर लिया है, तो आप सभी जानते हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में इसको बहुत अच्छे ढंग से कर चुके हैं कि जो उपनिवेशवाद है वो क्या है। उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जब एक देश, एक प्रभावशाली देश दूसरे कमजोर देश को अपने अंडर ले लेता है, यानी कि अपना प्रभुत्व उस पर जमा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने भी भारत को अपना उपनिवेशवाद बनाया था। तो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर साप्ताहिक बाजार से उसका क्या संबंध है। उसका बहुत अधिक गहरा संबंध है। उपनिवेशवाद और साप्ताहिक बाजार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से परिवर्तन के भी ये लोग गवाह हैं, तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है एक ब्लैक सा टीला, क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ दोराई गांव का। दोराई गांव क्या है? जनजातीय इलाका है जहाँ पर जो जमीन है वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी है, यानी कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो ब्लैक आपको नज़र आ रही है ये है खनिज। जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो एक ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज भरपूर तौर पर पाया जाता है। यहाँ पर अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से होती है। इस पिक्चर में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ब्लैक आपको, यानी कि जो मिट्टी है वो क्या है? ब्लैक, इनकी कोयले की भरपूरता, और पानी तो आपको नजर आ ही रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारे जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और जिसके कारण अंग्रेजों का ध्यान इस ओर भी गया ही होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज सिर्फ हमारे देश को लूटने के लिए आए थे और वही उनका मेन स्वार्थ रहा है। क्योंकि उनके आने से पहले हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया था, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे से हर चीज़ को छीन कर ले गए। तो उनमें से ये भी उनका एक कदम था कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि साप्ताहिक हाट या मेले लगते थे, यानी कि जनजातियों का जो जीवन था वो बिल्कुल बाहरी इलाके से अलग था। अगर उनको बाहरी इलाके से कुछ सामान खरीदना भी होता था तो बाहरी व्यापारी ही उन तक आते थे और अपना सामान उनको बेचते थे, जिसके कारण उनका बाहरी इलाके से कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि पक्की सड़कें नहीं थी। बाहर जाना इतना आसान इन लोगों के लिए नहीं था। ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इनके पास तकनीकी विकास भी नहीं था। तो जब अंग्रेजों का ध्यान यहाँ पर खनिज से भरपूर इलाकों पर पड़ा तो बस्तर भी उनमें से एक था। अब यहाँ पर झरने आपको नजर आ रहे हैं। ये भी एक खूबसूरत इलाका होने के साथ साथ वो लोग मनोरंजन का स्थान भी इसको बना सकते थे, और हर तरह से मतलब जैसे भी वो अपनी जीवन शैली को अच्छा बना सकते थे उन्होंने बनाया। तो यहाँ जितने भी, अब यहाँ देखिए कि पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, ये लाल हैं, कहीं काले हैं,
कहीं आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है, यानी कि हर तरह से भरपूर मात्रा में खनिजों का होना, जो कि आज के टाइम में आपको बहुत महंगे मिलते हैं। क्योंकि लाल पत्थर जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेनाइट सेल से बना होता है, और इसके द्वारा जो यहाँ पर आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं, आज हम अपने जो फर्श पर पत्थर लगाते हैं उसी तरह का होता है। तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ब्लैक जो है ग्रेनाइट है, तो वो क्या है, काफ़ी कॉस्टली आपको मार्केट में मिलेगा। तो इस पे भी नज़र उन लोगों की गई, जिसके कारण उन्होंने ट्रिक लगानी शुरू की कि वो इस चीज़ से किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड ये फॉर्मूला अपनाया, ताकि वो हमारे ऊपर राज कर सके। अब सप्लाई एंड डिमांड वो कैसे जुड़ सकते थे, इसके लिए उन्होंने जनजातियों के दिमाग में विकास की जो एक बुद्धि है वो बनानी शुरू की, कि आप अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपका विकास होगा, आप पढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से उन्होंने उनके दिमाग में इस तरह की बातें डालना शुरू किया, जिससे वो अपने जनजातीय इलाके से बाहर आए। और जब वो बाहर आए हैं, बाहरी लोगों से मिले हैं, तो उसके बाद उनकी जीवन शैली पर भी तो प्रभाव पड़ा ही होगा ना। तो अंग्रेजों ने जनजातियों को धीरे धीरे बाहर लाना शुरू किया, और जो जनजाति नहीं मानी, यानी कि जो ट्राइबल्स इलाके बाहर संबंध बनाने के लिए राजी नहीं हुए, उन्हें अंग्रेजों ने जबरदस्ती बाहर निकालना शुरू किया, जिससे अनेक जनजातीय दंगे भी हुए हैं, विद्रोह भी खड़े हुए हैं समय समय पर। तो यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के आधार पर ही आज हम आधुनिक साप्ताहिक बाजार देख सकते हैं। इस बाजार को आप लोग बखूबी जानते हैं कि ये सप्ताह में एक बार लगता है, और हर इलाके में अलग अलग होता है। वहाँ जो डिमांड होती है उसके अनुसार हर इलाके में अलग अलग होता है। सामान की जो वैरायटी है वो जिस प्रकार से इकोनॉमी होती है उसी आधार पर वहाँ पर सामान रखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता कि कोई बाहरी है या कोई जनजातीय है, गैर जनजातीय है। यहाँ सभी लोग एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बाजार लगते हैं वहाँ पर खुली व्यवस्था नहीं होती। सप्ताह में एक बार ही उनको लगाने की परमिशन होती है, जहाँ पर वो अपने सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पर सामान बेचे और खरीदे, दोनों तरह से ये क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ सामान बेचने नहीं आता, बल्कि यहाँ ज़्यादातर व्यक्ति सामान खरीदने के लिए ही आते हैं, जिसके कारण ये आधुनिक साप्ताहिक बाजार भी कहा जा सकता है। तो इसी के आधार पर हम आज का अपना लेक्चर समाप्त करते हैं, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है 5th नंबर पे पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत में जाति आधारित बाजार एवं व्यापारिक तंत्र।